नमस्कार शोधार्थियों। YouTube चैनल क्योंकि कहना ज़रूरी है मैं सुधा उपाध्याय के सौजन्य से आज मैं जिस कवयित्री के साथ हूँ उनका नाम है राकी गर्ग। ये पुस्तक मुझे बोधि प्रकाशन से भेंट में मिली, दरवाजे। लंबे अरसे से मैं राकी गर्ग जी को पढ़ रही हूँ। स्त्री विमर्श के अलग वितान तानती, अलग दरवाजे खोलती, अलग मुकाम पाती राकी गर्ग विमर्शों के फेर में नहीं पड़ती। रोशनी को छूना चाहती हैं, वो रोशनी जो जलाने आती है उससे ओज तेज पाती हैं और तमाम अंधेरों को निगल लेने की, तमाम अंधेरों को पाट देने की, तूफानों से टकराने की कोशिश करती हैं राकी गर्ग। शोधार्थियों, इनकी कुछ कविताएं मैं आज पढ़ूंगी ऐसी पुस्तक से। ये पुस्तक दरवाजे मुझे नाम से ही बहुत अपील करता है और मुझे लगा कि इस पर तो बात होनी ही चाहिए। एक संक्षिप्त परिचय, जैसा कि मैं हमेशा करती रही हूँ अपनी इस सदी के महत्वपूर्ण कवियों की श्रृंखला में। राकी गर्ग जी बहराइच में पैदा हुई, उत्तर प्रदेश। इन्होंने MA PhD हिंदी साहित्य में किया है। सुप्रसिद्ध पर्यावरणविद और गांधीवादी चिंतक अनुपम मिश्र की व्याख्यानों का संकलन व प्रस्तुति कर चुकी हैं अच्छे विचारों का काल। इस शीर्षक से भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित व चर्चित इस पुस्तक में निश्चित तौर पर पर्यावरण और अनुपम मिश्र के जो दाएं हैं, जो योगदान है समय और समाज में, उस पर बातचीत की गई। अच्छे विचारों का किस तरह से अकाल पड़ता जा रहा है इस लगातार बदलती दुनिया में। बाल साहित्य पर इनकी 6 सचित्र पुस्तकें प्रकाशित हैं और गोस्वामी तुलसीदास जी की जीवनी प्रकाशित है। प्रमुख पत्र पत्रिकाओं में इनकी रचनाएं लगातार प्रकाशित होती रही हैं। इनको मैंने जाना तो फेसबुक, सोशल मीडिया के माध्यम से, और वहाँ पर इनकी कई कविताओं को मैं लगातार पढ़ती और बोलती रही हूँ। सुप्रसिद्ध जर्मन कवि रिल्के के पत्रों का अनुवाद भी इन्होंने किया है और उसकी एक किताब संवाद प्रकाशन से प्रकाशित हो चुकी है। स्वतंत्र लेखन करती हैं राकी गर्ग और आज मैं उनके दरवाजे को दस्तक दूंगी और उस दस्तक के द्वारा, जैसा कि कलेवर है सदी के महत्वपूर्ण कवियों की श्रृंखला की, 5 कविताएं अपने पसंद की मैं पढ़ूंगी और जो जैसा बन पड़ेगा मैं थोड़ी सी उस पर बातचीत करना चाहूंगी। शोधार्थियों, राकी गर्ग जी का ये दरवाजा मुझे अनंत आकाश की ओर लेकर जाता है, अथाह जमीन जैसे नाप रही हूं। जब वो खुद कहती हैं कि छू सको तो छुओ मुझे, एक स्त्री की तरह नहीं, एक पुरुष की तरह नहीं, बस एक मनुष्य की तरह। आहा, तो ये मनुष्य और मनुष्यता की शिनाख्त, ये मनुष्य की पहचान, कौन मनुष्य कहलाने का अधिकारी है। मनुष्य होने की अंतिम और लाजिमी शर्त भी यही है कि जो मन छू ले तन छुए बगैर। कभी कहीं पढ़ी हुई कुछ पंक्तियां याद आती हैं। मैंने रोशनी को छूना चाहा तो रोशनी मुझे जलाने लगी, और जब मैंने अंधेरे में शरण लेनी चाही तो उसने मुझे तूफानों से भी डराया। तो आज मेरे हाथ राकी गर्ग जी की दरवाजे हैं। ये दरवाजे स्त्रियों के लिए अलग मायने रखते हैं। शोधार्थियों, जब मैं बात कर रही हूँ दरवाजे की, तो स्त्रियों के हिस्से हमेशा से बहुत सारी स्मृतियां आती हैं और इन स्मृतियों के आने से उनके सामने लगातार कुछ दरवाजे, बंद दरवाजे दिखाई देते हैं। कई दरवाजे ऐसे भी हैं जिसपे साकल अंदर से लगी है। इन दरवाजों की आड़ में बंद हैं कई सीधे सच्चे, कई कच्चे अधपके और कई सोंधी महक लिए हुए, सीझे हुए अनुबंध, अनुभव, कई तरह के संबंध, और इन दरवाजों के पीछे कई संवेदनाओं का सैलाब छिपा है। जब मैं स्त्रियों के दरवाजों की बात करती हूँ, ऐसी मेरी भी अपनी एक कविता है, उसे आज नहीं पढ़ूंगी, पर स्त्रियों के हिस्से हमेशा क्यों आया ये दरवाज़ा, ये चौखट, ये चारदीवारी, और आया उनके हिस्से में इंतज़ार।
इंतजार दरवाजे के खुलने का, इंतजार भीतर मान मनोहार से बुलाए जाने का, पुकारे जाने का, इंतजार संजोए और संवारे जाने का। तो ये जो स्त्रियों के हिस्से दरवाजे आए और उसके हिस्से आया वो जो चार दीवारी और वो चौखट जो कभी वो ऊंची नहीं करवा सके अपने लिए, दरवाजों के भीतर की जो घुटन और जो तड़प, जो सीलन और जो सुलगन है, वो सब मुझे राखी गर्ग जी की इन 5 कविताओं में दिखाई देती है। उन कविताओं का मैं वाचन करूंगी। देखिए, दरवाजों के पार क्या है? बाहर एक खुली ताजी दुनिया है, खुली ताजी बयार है, शीतल मंद सुगंधित हवा है, खुला आसमान है, और हमारी जो छोटी छोटी इच्छाएं हैं, छोटी छोटी कामनाएं, और उन पर लगातार समय और समाज की चौकसी, एक पाबंदी। बंद दरवाजों के पीछे जो खुसखुसाहटें हैं वह भी हम स्त्रियों के हिस्से आती हैं। तो मैं प्रायः स्त्रियों के रचे संसार में शाश्वत स्त्रियों को और नई स्त्रियों को टकराते हुए पाती हूँ। तो ये जो शाश्वत स्त्रियों ने हमेशा नकारा है हम नई स्त्रियों को, हमेशा धिक्कारा है हम नई स्त्रियों को, जो अपने घर के दरवाजे और चौखट को ऊंचा नहीं करवा सकी, लेकिन दरवाजों से बाहर कर दी गई स्त्रियों को, दरबदर कर दी गई स्त्रियों को, जिनका कोई न घर है न कोई दर है, दर बदर रही, जो उनके ऊपर, उनके मुंह पर जो बंद हुए दरवाजे, उसकी शिनाख्त हम नई स्त्रियां करती रहीं। एक दरवाजे के बंद होने की घटना दरअसल हर दरवाजे पर लगा हुआ सांकल उसका किस्सा बयान कर देता है। तो सिमटी हुई स्त्रियां लड़ती रहीं शाश्वत स्त्रियों से, जीवन, उनकी जीवनचर्या से जीवन भर उनको मुंह चढ़ाती हुई अपने विचारों, अपने सपनों, अपनी इच्छाओं, आकांक्षाओं के लिए खुलकर लड़ती हुई हम नई स्त्रियां अपनी अपनी कविताओं में अपनी अतृप्तियों का, अपने संतोष का और असंतोषजनक असुविधाओं का, अपनी नाकामियों का गूंज, उसका दस्तावेजीकरण हम नई स्त्रियां अपनी कविताओं में करती रही हैं, और यही काम राखी गर्ग ने भी किया है। देखिए, अपनी नाकामियों को दर्ज कराना, दरवाजे के भीतर और बाहर, भीतर से भी सांकल लगता है और बाहर से भी। जो दरवाजे भीतर की ओर, अंधेरों की ओर खींचते हैं, जो मौसम की परवाह नहीं करते, जो दरवाजे भीतर की ओर खुलते हैं, वे बाहर की ओर भी तो खुलते हैं। बाहर की ओर की दरवाजे की बेबसी, चार दीवारी को उन्मुक्त करती हुई दरवाजे की आज़ादी, और जो खुलते ही कई कुंठाओं से हमें मुक्त कर देते हैं, जो खुलते ही हमें बैकुंठी बना देते हैं, हम उन सारी दरवाजों की बात करेंगे। मैं आज अपनी ओर से जितना बन पड़ेगा मुझसे राखी गर्ग जी की इन 5 कविताओं के मिजाज को पकड़ने की कोशिश करूंगी, और चाहूंगी कि इन कविताओं के बहाने बहुत सारी घुटन, संतप्त पीड़ाओं से भरी हुई जिंदगियों को आज़ाद कर देने के दरवाजे खुले। 5 कविताएं, उससे पहले राखी गर्ग जी कहीं कहती हैं, इसी किताब में पढ़ते हुए मुझे मिला, सामने से वार करता है एक और दूसरा पीछे से, एक कर देता है सारे दरवाजे बंद और एक दूसरा खोल देता है सारे दरवाजे। किसका प्रहार अधिक न्याय संगत था, इसका फैसला कौन करे, इसका फैसला। शुद्धार्थियों, मेरी पसंद की पहली ही कविता है चिड़िया। चिड़िया पहचानती है बिल्लियों की आहट, वह रोक देती है फुदकना, फड़फड़ाना और दानी चुगना। लैंपपोस्ट के गहरे रंग में कर लेती है कैमफ्लाश। बिल्ली घात लगाए बैठी दानों के पास, अंधेरा बढ़ा, बिल्ली किसी और शिकार में आगे बढ़ी। चिड़िया फुर फुर चहकी, चुगती, दाने लौटी घोंसले में। जिंदगी की लड़ाइयाँ लड़ना किसी पाठशाला में नहीं सिखाया जाता, इसे जीतना पड़ता है अपनी उड़ान के लिए, आसमान के लिए, सिर्फ अपने लिए नहीं। चिड़िया हमसे कितना बेहतर जानती है,
चिड़िया हमसे कितना बेहतर जानती है। उस नाचीज, उस छोटे से जीव को दृष्टांत बनाते हुए राखी गर्ग कितने बड़े फलसफे की बात करती है कि अपनी लड़ाई, अपना संघर्ष खुद ही लड़ना पड़ता है, जूझना पड़ता है और अपने हिस्से की जीत भी दर्ज करानी पड़ती है। तमाम साजिशों, तमाम बंदिशों, तमाम रुकावटों, अवरोधों को चीर कर, पार कर हमें खुद अपनी उड़ान भरनी होती है, जैसे उस चिड़िया ने सिखाया। दूसरी कविता है दरवाजे। शीर्षक भी इसी पुस्तक का, संकलन का शीर्षक भी यही है। घर में बहुत से दरवाजे थे, कुछ लकड़ी के, कुछ जाली के और कुछ पारदर्शी। कुछ से छनकर आती थी रोशनी और कुछ से आती थी हवा, जिनकी ओट से हम देख सकते थे एक दूसरे को बिना छुए, सिर्फ दूर से। भीतर तक भीगते हुए धीरे धीरे दरवाजे बंद होते गए और चुनती गई दीवारें। अब कोई दरवाजा नहीं बचा तुम्हारी ओर खुलने के लिए, बची हैं सिर्फ दीवारें जिन पर बनाने लगे हैं दीमक और मकड़ियां अपने अपने घर। जब सांस लेने की जगह न बची हो और घर के बाहर खिंची हो बहुत सी रेखाएं जो हो लक्ष्मण रेखा से भी अधिक खतरनाक, तब आहिस्ता आहिस्ता इन्हीं मकड़ी और दीमकों के साथ जीने की आदत डालनी पड़ती है। बस सालती है कसक। दरवाजे और खिड़कियों वाले घर कितने खूबसूरत हुआ करते हैं, कितने खूबसूरत हुआ करते थे। जब चारों ओर घुटन हो, संत्रास हो, पीड़ा हो, अकेलापन हो, हर कोई जैसे किसी बंदिश में, किसी बंधन में, किसी घुटन में, सीलन में है और लगातार उसे एक झरोखे की तलाश है, एक वातायन की तलाश है जो मिल नहीं पाता। अब से पहले बहुत से दरवाजे आवाजाही के, एक दूसरे से संवाद के, संलाप के, संबंधों के निभाने के दरवाजे हुआ करते थे, पर अब सब ओर जैसे दीवारें साजिशों की, संकोच की, सिमटने की, एक दूसरे पर संदेह की, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की। तो अब दरवाजों की ज़रूरत कहाँ रह गई, आवाजाही की ज़रूरत कहाँ रह गई। तो जैसा मैंने कहा था कि दरवाजे केवल बंद नहीं होते, वे मुक्तता को भी वो खोलते भी हैं, वो आज़ाद भी करते हैं उस घुटन से, उस चार दीवारी से। पर अब तो सब तरफ दीवारें हैं साजिशों की, संदेह की, एक दूसरे पर। तो अब उन चार दीवारी में कोई वातायन दिखाई नहीं देता, संबंधों का वातायन, संबंधों को निभाने का, संवाद का कोई पुल नहीं बनता। एक अगली कविता शर्म, मुझे बहुत पसंद आई ये कविता। अपने बच्चे को समझाती हूँ दुनिया अब भी सुंदर है, वह पूछता है कैसे, और मैं सोचती हूँ कहाँ से शुरू करूँ। पेड़, हवा, पानी, प्रेम, सत्य, करुणा, बस इतनी पर आकर ही थकने लगती हूँ प्रश्न चिन्हों से। प्रेम, हवा, पानी, पेड़, सत्य, करुणा, बस इतने पर आकर ही थकने लगती हूँ प्रश्न चिन्हों से। और वह जवाब की उत्सुकता में ताकता रहता है मेरा चेहरा। वह समझ जाता है मेरी चुप्पी का अर्थ और मैं छिपाती हूँ अपनी शर्म, दिखाती हूँ बस खिले हुए कुछ फूल। बार बार लौटते हुए द्वार पर वही दुख, वही पीड़ाएं, वही आंसू, वही वासनाएं, जिनसे निजात पाने के लिए किए बहुत यत्न, बदले किए कई घर, सांकल को कसा लगाए भारी पत्थर। दुख से बड़ा सेंधबाज कोई नहीं होता, किसी भी खुशी में वह हिस्सा बटाने आ ही जाता है। कहीं भी सेंध लगाकर संसार दुखों का घर है, कहा था बुद्ध तुमने, पर क्या वास्तव में दुख बेहद निजी होते हैं, अपनी ही आत्मा से जन्मे। अनासक्त हो जाना ही दुख की मृत्यु है, कहा था बुद्ध तुमने, पर इस नए जमाने में इतना काफी नहीं है। गूंगा, बहरा और अंधा हो जाना हो सकता है एक उपाय कि न हमें अपनी पदचाप सुनाई दे और न वह दिखाई दे, और कोई रास्ता हो तो बुद्ध आकर कहो
और कोई रास्ता हो तो बुद्ध आकर कहो। ये सेंध कविता थी। इस कविता को मैंने अभी आपके सामने पढ़ा। सेंध होता है घुसपैठ करना, कहीं सुराख बना लेना, रिश्तों की गर्माहट में, आत्मीयता में, एक दूसरे के संबंधों के निर्वाह में, प्रेम में, मान में, मनुहार में। इस पूरे संसार में बार बार जब हम लौटते हैं तो वही लौटकर वही हमारा अतीत, उससे जुड़ी हुई पीड़ाएं, उससे जुड़े हुए आंसू, बहुत सारी इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं, और जब हम इनसे छूटने का, इनसे छिटकने का, इनसे उबरने की कोशिश करते हैं तो दुख जो विराट रूप धर के आता है वो सींधमारी करता है। जब हम चाहते हैं कि हम मोह मुक्त हो जाएं, जब हम चाहते हैं कि हम इच्छाओं, कामनाओं, वासनाओं से मुक्त हो जाएं, जब हम चाहते हैं कि मननशील हो, मनुष्य बने, तो फिर से कोई स्वार्थ, फिर से कोई निहितार्थ, फिर से कोई इच्छा, कामना, अधूरी, अतृप्त वासना कुलबुलाने लगती है और वो सींध लगा कर आती है। तो बुद्ध के संदेश को केवल गुनना समझना नहीं है, बुद्ध से पूछना है कि आज के समय में तुम अभी होते तो तुम कैसे निजात पाते इससे, क्योंकि संसार तो दुखों से घिरा हुआ है, दुखों का घर है संसार। और ऐसे में दुख से निजात पाना, दुख से मुक्त हो जाना, मोह मुक्त हो जाना, संसार से मुक्त हो जाना, निजता से मुक्त हो जाना, तो बुद्ध से ही बुद्ध का सवाल करते हैं कि केवल अनासक्ति ही इसका एकमात्र उपाय नहीं है। दुख की मौत हुई नहीं है, दुख चिरंतन है, दुख शाश्वत है, दुख लगातार है। और जब ऐसा ज़माना हो जहाँ किसी की एक दूसरे की सुनवाई नहीं है, जब ऐसा ज़माना हो जहाँ हम एक दूसरे से गूंगे बहरे अंधे हो चुके हैं, एक दूसरे से संलाप नहीं हो पा रहा, तो फिर बुद्ध आप ही आकर बताएं कि है कोई रास्ता। और अब वह आखिरी कविता, अकेलेपन की चादर। अकेलेपन की चादर बहुत जादुई होती है, जितना भी उघार कर फेंको उतनी ही लिपटती जाती है। हर दिन घिसने के बजाय दिन प्रतिदिन नई होती जाती है अकेलेपन की चादर। हर रोज उसमें उगाते हैं सुंदर सुंदर फूल और पत्तियां, तरह तरह के कसीदे और बेल बूटियां, जिनसे उठती मादक, जिनसे उठती महक कहीं दूर तक जाने के बजाय जब्त होती रहती है भीतर ही भीतर। अकेलेपन की चादर बहुत जादुई होती है। रात की खामोशी में या किसी मोटे ऊनी कंबल में बदल जाती है, और दिन के उजाले में सूती चादर में लोगों की छू कर देखने की कोशिश में यह एक बित्ता और बढ़ जाया करती है, और नहीं दिखता है इसका कोई और छोर कि किसी सिरे से इसे पकड़ा जा सके। बहुत सुंदर है ये चादर। दूर से सुनाई देता है रविंद्र संगीत, एकला चलो रे, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা चलो रे, तेरी आवाज़ पे कोई ना आए तो चल अकेला, फिर चल अकेला, चल अकेला। शोधार्थियों, ये कविता कई मायनों में, ये जो एलियनेशन है, ये जो अकेलापन है, ये सबकी ओर से आइसोलेट कर दिया जाना नहीं है। ये हमने स्वेच्छा से चुना, ये अपनी आसक्तियों को की तिलांजलि देकर अपनी विरक्तियों को मैंने चुना, विदेह हो जाना मैंने चुना, देह से संसार की तमाम इच्छाओं कामनाओं से मुक्ति पाना, ये मैंने चुना, ये मेरा चयन था, मैंने इसे स्वेच्छा से चुना है। इसे जब कोई हाथ लगाने की कोशिश करता है तो ये बढ़ जाती है। जब इस अकेलेपन में कोई घुसपैठ करने की कोशिश करता है तो ये और भीतर ही भीतर हमारा सिमटना, हमारे अंतर यात्रा, हमारी भीतर की यात्रा शुरू हो जाती है। और जैसे जैसे हम विदेह होने लगते हैं, आसक्तियों से मुक्त होने लगते हैं, संसार के दुख और सुख से मुक्त होने लगते हैं, तो ये एलियनेशन भाने लगता है। मुझे लगता है कविता पॉजिटिव कविता है, सकारात्मक कविता है, जिसे हमने अपने मन मानी, मन मर्जी, स्वेच्छा से चुना है। बेहतरीन कविता। बहुत बहुत शुक्रिया राखी जी बेहतरीन कविताएं पढ़वाने के लिए। जो मुझसे बन पड़ा मैंने विवेचन किया, उम्मीद करती हूँ पसंद आएगी।